Hello, everyone. Welcome to today's lecture. I hope you all are doing well. I am Advocate Sakshi Aswal, and today we are going to discuss the defenses under tort law. I'll try to include some practical examples through which you can understand the various aspects of this topic. So, in our previous lecture, which was the introductory lecture, we understood a lot about the liability in detail, right? लाइबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश होती है, यू नीड अ ड्यूटी ऑफ केयर, अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी एंड रिजल्टिंग डैमेज। आज हम उसके नेक्स्ट स्टेप पर डिस्कस करेंगे विच इज़ डिफेंसेस। सो अगर आप पर कोई केस करता है तो डिफेंडेंट के पास भी तो अपने आप को डिफेंड करने का राइट होना चाहिए, है ना? जब आप पर टॉर्शियस लाइबिलिटी लगती है तो आप कुछ शील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इन्हें ही हम जनरल डिफेंसेस कहते हैं। ये डिफेंसेस लाइबिलिटी को या तो कंप्लीटली नेगेट कर देते हैं या फिर पार्शियली रिड्यूस कर देते हैं। हम इनका फ्रेमवर्क और लिमिट्स डिटेल में आज एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। टॉर्ट लाइबिलिटी का फ्रेमवर्क समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉर्ट लॉ इज़ बेसिकली अ बैलेंसिंग एक्ट जिसमें हम हर साइड्स का एस्पेक्ट और सारी यू नो जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं उन्हें एनालाइज करते हैं, तभी इसमें जजमेंट लिया जाता है। एक साइड पर है कंपेंसेशन फॉर द इंजर्ड पार्टी और दूसरे साइड पर है प्रोटेक्शन फॉर द डिफेंडेंट, especially if they acted lawfully and with reasonable care. डिफेंसेस इसी बैलेंसेस को मेंटेन करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ टॉर्ट लायबिलिटी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल बाउंड्री ऑफ सिविल लायबिलिटी। तो यहाँ पर तीन की कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे डिफेंसेस का फाउंडेशन है। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, कोर पॉलिसी जो हम समझेंगे। टॉर्ट लॉ इज फॉर सिविल रॉन्ग जो इंजरी या डैमेज में रिजल्ट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंजर्ड को कंपेंसेट करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना भी है जो रीजनेबल केयर से एक्ट कर रहे हैं। देन द फॉल्ट प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। लाइबिलिटी इज़ नॉट ऑटोमैटिक। अगर कोई भी हार्म हुआ है, इसका मतलब है ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, जनरली यू मस्ट प्रूव नेग्लिजेंस विच इज़ केयरलेसनेस या रॉन्गफुल इंटेंट विच इज़ एनी काइंड ऑफ बैड मोटिव। फॉल्ट प्रूफ करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। डिफेंसेस के कुछ टाइप्स हैं जैसे कि फॉल्ट नेगेटिंग डिफेंसेस, जैसे इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये कहते हैं कि देखो मेरी कोई गलती ही नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं था, तो लाइबिलिटी भी नहीं बनती। जस्टिफिकेशन डिफेंसेस जैसे नेसेसिटी, ये मानते हैं कि हाँ मैंने इंटेंशनली रॉन्ग किया है बट आई हैड अ लीगल जस्टिफिकेशन और प्रिविलेज टू डू सो। ठीक है, नाउ लेट्स एनालाइज द नेक्स्ट थिंग विच इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, हमारा पहला और सबसे क्लासिक डिफेंस यही होता है। इसका लिटरल मीनिंग है टू अ विलिंग पर्सन इट इज़ नॉट अ रॉन्ग। मतलब अगर आप खुद विलिंगली किसी डेंजर को एक्सेप्ट करते हैं तो बाद में आप उस डेंजर से होने वाले जो भी हार्म है, जो भी इंजरीज आपको फेस करनी पड़ेगी, उसके लिए स्यू नहीं कर सकते। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर सो फार। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया जब तब यूज़ होता है जब प्लेंटिफ खुद अपने लीगल राइट को क्लेम डैमेजेस को वेव कर देता है। ओके, इसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक साथ प्रूव होने चाहिए। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ रिस्क। ठीक है, प्लेंटिफ को रिस्क की फुल अवेयरनेस होनी चाहिए। सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है, उन्हें उस रिस्क की नेचर और एक्सटेंट भी पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास जा रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ थोड़ा डेंजर है। सेकेंड इज वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस, जिसे हम वॉलेंटाई भी बोलते हैं, और ये एलिमेंट सबसे टफ है। अग आपने सिर्फ फिजिकल रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया बट आपने वॉलेंटरी कंसेंट किया है कि अगर नुकसान होगा तो मैं स्यू नहीं करूँगा। एग्जाम्पल, एक फ्रेंड आपको लिफ्ट दे रहा है,
आप जानते हैं कि वो फास्ट ड्राइव करता है, यू हैव नॉलेज अबाउट इट। जब आप उसके साथ बैठे हैं, क्या आपने उस एक्सीडेंट का रिस्क वॉलंटरीली एक्सेप्ट लीगली एक्सेप्ट कर लिया? दिस इज द कोर क्वेश्चन। वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया का फंक्शन क्या है? ये डिफेंडेंट की ड्यूटी ऑफ केयर को ही निगेट कर देता है। जब आप अग्री कर ही चुके हैं, तो डिफेंडेंट पर वो ड्यूटी रही ही नहीं, राइट? देन लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर आप एक एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट लाइक बंजी जंपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जंप करने से पहले आप एक वेवर फॉर्म साइन करते हैं। ये फॉर्म आपको रिस्क की फुल नॉलेज देता है। सो यहाँ नॉलेज वाला एस्पेक्ट पूरा हुआ है। जब आप फॉर्म साइन करते हैं और जंप करते हैं, आप वॉलेंटरीली लीगल क्लेम का राइट छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, विच इज़ वॉलेंटाइन। अगर आप जंप के ड्यूरिंग कोई भी इंजरी फेस करते हैं जो इक्विपमेंट फॉल्ट से नहीं है, ओके, तो वॉलेंटाइन फिट नॉन फिट इंजूरिया डिफेंस कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज सम एग्जांपल्स। जैसे मोटर व्हीकल में हो सकता है, राइट, जो हमने अभी डिस्कस किया है। देन वी हैव डेंजरस एक्टिविटीज। सो दीज आर द इम्पोर्ट एग्जांपल्स ऑफ द सेम। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया एक बहुत पावरफुल डिफेंस था, लेकिन मॉडर्न लॉ में इसकी पावर कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो गई है। इसे हम इरोजन ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया कहते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस विद द केस हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब, 1933 का केस है। इस केस में एक स्पेक्टेटर कार रेस देख रहा था। रेस के ही ड्यूरिंग एक कार ट्रैक से निकल कर क्राउड में एंटर कर गई और स्पेक्टेटर इंजर्ड हो गया। कोर्ट ने बोला कि रेसिंग एक डेंजरस एक्टिविटी है। जब आप टिकट बाय कर रहे हैं, तो आप इम्प्लाइडली कंसेंट दे रहे हैं कि रेसिंग के इनहेरेंट रिस्क्स आप एक्सेप्ट करते हैं। इससे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया सक्सेसफुल हो गया इस केस में। नाउ वी सी इरोजन और द पॉलिसी शिफ्ट, ओके। लेकिन 20th सेंचुरी में लॉ का फोकस कंपेंसेशन की तरफ शिफ्ट हो गया है। जजेस को ये ऑल और नथिंग अप्रोच पसंद नहीं आती है, जहां एक छोटी गलती से भी प्लेंटिफ को जीरो कंपेंसेशन मिले। इसलिए कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस आया है। ये वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया से के एक्सटेंट से काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये अपोर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस अलाउ करता है। मतलब कि अगर प्लेंटिफ की भी कुछ गलती है, तो डैमेजेस को डिवाइड कर देते हैं। 60% डिफेंडेंट का है यहाँ पर कंपेंसेशन, एंड 40% जो है वो गलती प्लेंटिफ की मानी जाती है। स्टैट्यूटरी रिमूवल की अगर हम बात करें, तो काफ़ी कंट्रीज़ में लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन से वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया को स्पेसिफिक एरियाज़ में एबॉलिश कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में ड्राइवर के साथ बैठने वाले पैसेंजर पर भी अब वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका एम है कि विक्टिम को कंपनसेशन मिलना चाहिए। Now let's try to analyze the inevitable accident. Okay. अब हम इसकी दूसरी कैटेगरी समझ रहे हैं, फॉल्ट नेगेटिंग डिफेंसेस पर आते हैं। पहला यहाँ पर है इनएविटेबल एक्सीडेंट, ओके। तो ये डिफेंस तब आता है जब डिफेंडेंट कहता है कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, ये इंसिडेंट अनफोर्सिएबल है, मीन्स किसी के भी इंटेंट में नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ओके। और मेन इससे प्रिवेंट भी तो इसलिए ये कह सकते हैं कि मेनली इसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग रीजनेबल केयर फिर भी कुछ इंजरी या डैमेजेस हुए हैं, ओके। तो इसके दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट, इवेंट वाज जेन्युइनली अनफोर्सिएबल, एंड सेकंड, डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर यूज की थी। तो यहाँ पर एक नोट बहुत ज़रूरी है, इट इज़ नॉट द हाईएस्ट पॉसिबल केयर, जस्ट रीजनेबल केयर। इसके फंक्शन पे आते हैं कि डिफेंस ब्लेमलेस एब्सेंस ऑफ फॉल्ट को शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर गलती ही नहीं थी तो लायबिलिटी क्यों देनी है, क्यों होनी चाहिए, राइट? इसकी केस स्टडी में वी कैन एनालाइज द केस ऑफ स्टैनले वर्सेस पॉयल।
1891 का एक केस है। ये एक लैंडमार्क केस है। एक डिफेंडेंट लॉफुल एक्टिविटी कर रहा था, व्हिच इज़ शूटिंग द बर्ड्स। उसने रीज़नेबल केयर से शॉट किया, लेकिन बुलेट एक ट्री से, ओके, कहीं न कहीं वी कैन से रिट्रोस्पेक्ट होके प्लेंटिफ को लग गई। ठीक है? कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये एक इनेविटेबल एक्सीडेंट था। डिफेंडेंट ने कोई भी फॉल्ट, ठीक है, नेग्लिजेंस और इंटेंट के साथ नहीं किया है। प्रिंसिपल यहाँ जो एस्टैब्लिश होता है वो ये है कि इस केस ने मॉडर्न नेग्लिजेंस लॉ की फाउंडेशन रखी। इसने कंफर्म किया कि टॉर्ट लायबिलिटी फॉल्ट पर ग्राउंडेड होनी चाहिए, सिर्फ कॉजेशन पर नहीं। नेक्स्ट वी हैव एक्ट ऑफ गॉड। सेकंड फॉल्ट नेगेटिंग डिफेंस, और थोड़ा सा ड्रामेटिक कह सकते हैं इसको, विच इज एक्ट ऑफ गॉड। इसका मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट्स। ठीक है? ये डिफेंस इनएविटेबल एक्सीडेंट से भी ज्यादा हाई थ्रेशोल्ड मांगता है। डेफिनेशन इसका क्या है कि एक ऐसा सिवियर अनएंटिसिपेटेड नेचुरल इवेंट जिसके लिए कोई ह्यूमन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इव इवेंट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए कि उसको फोर्सी करना या उसके अगेंस्ट गार्ड करना इम्पॉसिबल हो। जैसे कि कोई वंस इन अ 100 इयर्स का कोई ऐसा फ्लड आ जाए, या फिर कुछ ऐसे तरीके का टोर्नाडो आ जाए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, या आप उसको फोर्स ही नहीं कर सकते थे। प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है? ये डिफेंस मोस्टली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स में यूज होते हैं, जैसे कि रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के क्लेम्स में हुआ था। काफ़ी फेमस केस है वो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फॉल्ट प्रूफ करना ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए ये डिफेंस वहाँ ज़रूरी हो जाता है। केस स्टडी में देखते हैं, निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड, 1876 का केस है। फैक्ट इसका क्या था कि एक डिफेंडेंट ने अपने लैंड पर आर्टिफिशियल डैम्स बनाए थे। यूजुअली हैवी रेन हुई, अनयूजुअली हैवी रेन हुई, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और वो हैवी रेन ऐसी थी कि वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, राइट? और डैम्स जो हैं वो कहीं न कहीं ब्रेक हो गए, जिससे प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में फ्लड हो गया काफ़ी ज़्यादा। होल्डिंग यहाँ पर क्या थी? तो जजमेंट ये हुआ कि कोर्ट ने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉर्म को एक्ट ऑफ गॉड माना। मॉडर्न लिमिटेशन की अगर बात करें तो आजकल ड्यू टू मॉडर्न साइंस, वेदर फोरकास्टिंग और काफ़ी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है, तो ये डिफेंस प्लीड करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास एडवांस वार्निंग नहीं थी और आप कोई रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से डैमेज रोक नहीं सकते थे। द थ्रेशोल्ड इज continuously rising now, to take this defense. Now, defenses justifying intentional interferences, which is necessity. Okay. अब हम आते हैं, दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल कैटेगरी। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि डिफेंडेंट ने इंटेंशनली टॉर्ट किया है, जैसे कि ट्रेसपास, बट एक ग्रेटर हार्म रोकने के लिए किया है। ये है नेसेसिटी। नेसेसिटी एज अ डिफेंस दो तरह की होती है, डिपेंडिंग ऑन किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक नेसेसिटी में देखते हैं, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। यहाँ डिफेंडेंट पूरी कम्युनिटी या स्टेट को एक बड़े डिजास्टर से प्रोटेक्ट कर रहा है। फोकस है ग्रेटर पब्लिक गुड पर। देन स्टेटस ऑफ डिफेंस, ये एक एब्सोल्यूट डिफेंस है। अगर ये सक्सेसफुली प्रूव हो जाए तो प्लेंटिफ का क्लेम कंप्लीटली बार हो जाता है। देन वी हैव लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। डिफेंडेंट जनरली नॉट लाइबल है फॉर द डैमेजेस। पॉलिसी रीजन क्या है यहाँ पर? लेसर प्राइवेट राइट मस्ट यील्ड टू द ओवरवेलमिंग पब्लिक इंटरेस्ट। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक दे सकती हूँ। इमेजिन एक बहुत ही ज़्यादा वी कैन से बहुत ही ज़्यादा वी कैन से फ्लरिश्ड एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, ओके, और वहाँ पर वाइल्ड फायर हो गई, बहुत आग लग गई। तो उसको रोकने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इंटेंशनली आपके फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल को ब्रेक कर दिया ताकि फायर ब्रेक बनाया जा सके। ओके, ये पब्लिक नेसेसिटी है, पब्लिक
इंटरेस्ट बढ़ा है इसलिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा इस केस में। ओके? कोई आपका हार्म हुआ, वॉल ब्रेक करी तो भी नहीं मिलेगा इस केस में, क्योंकि पब्लिक गुड के लिए वो किया गया। नाउ वी हैव प्राइवेट नेसेसिटी। पब्लिक नेसेसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है प्राइवेट नेसेसिटी। एक बहुत ही नुआंस्ड डिफेंस है ये। नुआंस मीन्स सटल डिफेंस है ये। फर्स्ट वी हैव प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। यहाँ डिफेंडेंट अपने खुद खुद के पर्सन या प्रॉपर्टी को या किसी स्पेसिफिक थर्ड पार्टी को इमिनेंट हार्म से बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। देन वी हैव स्टेटस ऑफ डिफेंस। ये एक क्वालिफाइड डिफेंस है जिसको जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डिफेंडेंट को ट्रेसपास करने का प्रिविलेज मिलता है, बट वो लाइबिलिटी से बच नहीं सकता। Then we have liability for damages. Defendant remains liable for actual damages caused. Classic example यहाँ पर है, imagine a violent storm. आपकी सपोज एक बोट है और वो कहीं ना कहीं सिंक होने वाली है। आपने अपनी जो लाइफ है अपने आप को बचाने के लिए और बोट बचाने के लिए इंटेंशनली किसी प्राइवेट डॉक पर अपनी बोट को टाई कर दिया। ओके, सो ट्रेसपास के बेसिस में हम ये कह सकते हैं, यस आपने इंटेंशनली यूज किया है उस डॉग का। ओके, यू कैन से एनीथिंग, जैसे कि इवन अ वुडन, वी कैन से अ पीस ऑफ वुड, या फिर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो आपकी हेल्प कर सकता है आपको बचाने के लिए, तो आपने वो यूज़ किया। ठीक है, डिफेंस यहाँ पर क्या हो गया? यस आपके पास प्रिविलेज था अपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। लायबिलिटी, अगर आपकी बोट से उस प्राइवेट डॉग को, आई एम सेइंग डॉग, ओके, डीओसी के, सो उसको कोई भी डैमेज हुआ, एग्जाम्पल रोप से या फिर रोप से या फिर किसी भी तरीके की वी कैन से क्लैश हो गया वहाँ पर, तो आपको उस डॉग ओनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, जिससे जिसके लिए जिसकी वो डॉग बिलोंग करती थी। द लॉ सेज कि आप अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, दैट्स फाइन, बट किसी भी इनोसेंट प्रॉपर्टी ओनर का नुकसान आप नहीं कर सकते हो। दिस इज क्रिटिकल डिस्टिंक्शन फ्रॉम पब्लिक नेसेसिटी। ठीक है, तो आपने वो जिसका भी इक्विपमेंट लिया है, उसका जो ओनर है, अगर उसको हार्म पहुँच रहा है, अगर क्योंकि आपने उनकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, तो कहीं न कहीं वो गलत है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइवेट डिफेंस। नेसेसिटी से रिलेटेड एक और प्रिविलेज है प्राइवेट डिफेंस। इसे हम यूजुअली सेल्फ डिफेंस या डिफेंस ऑफ अदर्स कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर ये है, जब आप किसी परसीव्ड पर्सनल थ्रेट के अगेंस्ट फोर्स यूज़ करते हैं, तो कुछ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोपोर्शनैलिटी। द फोर्स यू यूज मस्ट ऑलवेज बी रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनल टू द डेंजर यू आर फेसिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर कोई आप पर फिस्ट से अटैक कर रहा है, तो आप भी फिस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर गन यूज नहीं कर सकते। लाइक यू कैन नॉट अटैक दैट पर्सन विद गन, राइट? तो ये डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल टू, आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेसपासर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से निकलने के लिए उसको जेंटली पुश कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सिवियर बॉडीली हार्म नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो लॉ का सिंपल रूल है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही फोर्स यूज़ करो। Now, let's try to analyze the role of subjective mental states, which is mistake. अब एक ट्रिकी एरिया है विच इज़ मिस्टेक। ओके, क्या गलती करना डिफेंस है? लॉ दो तरह की गलती एनालाइज करता है, नोटिस करता है। फर्स्ट वी हैव इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो लॉ की इग्नोरेंस कभी भी एक्सक्यूज नहीं होती, ये एक लीगल मैक्सिम भी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि ये इलीगल है। सेकेंड इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब ही कंसिडर की जाती है जब वो नॉन नेग्लिजेंट हो, मतलब एक रीजनेबल पर्सन भी वो गलती कर सकता था। इंटेंशनल प्रॉपर्टी टॉर्ट्स में जनरल रूल है। कॉमन लॉ में प्रॉपर्टी टॉर्ट्स जैसे ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट अ डिफेंस। ओके,
एग्जाम्पल, आपको लगा कि ये लैंड कोई है जो आपकी है, और आपने उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। ऑनेस्ट बिलीफ ऑफ ओनरशिप है यहाँ पर। आपको बाद में पता चला कि वो आपका नहीं है, तो ट्रेसपास हुआ ये, राइट? तो रैशनल यहाँ पर क्या है कि लॉ में सर्टेनिटी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी गलती से किसी और का प्रॉपर्टी राइट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इवन एन ऑनेस्ट मिस्टेक डजंट सेव यू हियर, राइट? सो आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर. Now let's analyze the controversy in self defense. सेल्फ डिफेंस में मिस्टेक एक बहुत ही बड़ा डायलेमा है, और बहुत ही ज़्यादा डायलेमा क्रिएट होता है यहाँ पर, विच मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. शुड द लॉ एक्सक्यूज एन एक्टर हु reasonably but mistakenly believes they are under attack, therefore uses force. ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि सपोज रात हो रही है, और आपको लगा कि कोई भी थीफ आप पर अटैक करने वाला है. रीजनेबल बिलीफ है आपको यहाँ पर, से अ डार्क शैडो विद अ स्टिक यू कैन सी और यू कैन सेंस. आपने सेल्फ डिफेंस में उस पर एक छोटा सा अटैक किया. लेटर यू रियलाइज कि वो आपका ही कोई नेबर था, जो सिर्फ हाथ में कोई स्टिक लेकर के वॉक कर रहा था सिंपली, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि वन साइड द मिस्टेकन एक्टर हैड नो फॉल्ट, रीजनेबल मिस्टेक यहाँ पर हुई है. अदर साइड इसकी क्या है कि द नेबर इज एन इनोसेंट विक्टिम हियर, राइट, हु डिजर्व्स कंपनसेशन. लीगल सिस्टम्स इस पर अलग अलग अप्रोच रखते हैं. जनरली अगर आपको बिलीफ जेन्युइनली रीजनेबल था आपका, तो मॉडर्न टॉर्ट लॉ आपको एक्सक्यूज कर देता है. बट क्रिमिनल लॉ में सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो जाती है. दिस इज वेयर द लीगल सिस्टम स्ट्रगल्स टू बैलेंस नो liability without fault with compensate the innocent. So these are the two, like it is like a dilemma there. These are the two things and aspects that they need to be aware of, and at the same time balance. Okay, now let's discuss statutory authority and strict limitations. हमारा लास्ट डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम गवर्नमेंट या पब्लिक यूटिलिटी बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं. तो ये डिफेंस तब यूज़ होता है जब डिफेंडेंट, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवे, ये असर्ट करता है कि वो जो एक्शन कर रहा है, जिससे हार्म हो रहा है, उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर से स्पेसिफिक लीगल अथॉरिटी मिली हुई है. अब इसका स्कोप क्या है? अथॉरिटी सिर्फ ऑथराइज्ड एक्ट तक ही नहीं जाती, बल्कि उस एक्ट के ऑल इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस तक एक्सटेंड होती है, प्रोवाइडेड द पावर वॉज एक्सरसाइज प्रॉपरली. ओके, इसका रीज़न है डिफरेंस टू द लेजिस्लेचर. अगर लेजिस्लेचर ने पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एक्ट अलाउ किया है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं वी कैन से सप्रेस हो जाता है, यू नो उसे कम इम्पोर्टेंस मिल रहा है. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस. लेकिन ये डिफेंस एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट वी हैव नेग्लिजेंस, सबसे बड़ा लिमिटेशन. अगर हार्म अवॉइडेबल था रीजनेबल केयर से, तो वो इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं डिक्लेयर होगा, राइट? एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है और उसकी अथॉरिटी मिली है, बट कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा है कोई इंडिविजुअल, और किसी को अगर इंजरी हो गई, तो अथॉरिटी ओवर हियर फेल्स, राइट? एक्सेस ऑफ पावर, अगर एक्शन स्टैट्यूट की अथॉरिटी से बाहर हो, एग्जाम्पल अगर रोड वाइडन करने की अथॉरिटी है, लेकिन आपने पूरी बिल्डिंग ही इससे इतनी इफेक्टेड हो गई कि पूरी बिल्डिंग के जो लोग हैं, या फिर जो पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रखी है उसके पास में, वो ही पूरा अगर काफ़ी इंजरी फेस कर रही है, हार्म फेस कर रही है, तो दैट्स नॉट राइट. यहाँ पर बात करते हैं हम विलफुल मिसकंडक्ट के बारे में. अगर डिफेंडेंट ने बैड फेथ से एक्ट किया, तो देन दैट्स ऑल्सो अनदर केस वेयर द डिफेंस फेल्स.
अगर इन तीन में से कोई भी लिमिटेशन प्रूव हो जाए तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस फेल हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस। अब हमने जो 3 फाउंडेशनल केसेस पढ़े, उन्हें क्विकली हम एक बार समझते हैं। स्टैनले वर्सेस पॉयल का सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि फॉल्ट इज़ एसेंशियल फॉर लायबिलिटी। एक्सीडेंटली किसी को अगर हार्म हो गया, तो वो काफ़ी नहीं है, डिफेंडेंट का कंडक्ट लॉफुल और केयरफुल होना चाहिए। इसने मॉडर्न नेग्लिजेंस को की जो रिक्वायरमेंट है उसकी कॉर्नरस्टोन को कहीं न कहीं बिल्ड किया। ये ब्लेमलेस कंडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स, तो ऑटो रेसिंग क्लब ने इस केस ने, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब, इस केस ने एस्टैब्लिश किया कि प्लेंटिफ इम्प्लाइड कंसेंट दे सकता है किसी एक्टिविटी के नॉन इनहेरेंट रिस्क के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, वॉलेंटाइन ऑनफिट इंजूरिया अब एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं रहा है। इसकी जगह कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ने ले ली है, क्योंकि लॉ अब प्रोपोर्शनमेंट ऑफ लॉस, जो कि जिसका मतलब है कंपनसेशन को डिवाइड करना, उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अनफोर्सिएबिलिटी विच इज़ एक्ट ऑफ गॉड। निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड ने का जो केस है, उसने एक्ट ऑफ गॉड की डेफिनेशन दी, एक अनफोर्सिएबल एक्सेप्शनल नेचुरल इवेंट डिफेंडेंट को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से जो कि रिलीव कर देता है। यहाँ पर क्या चैलेंज है वो ये है कि आज के टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, इसलिए अनफोर्सिएबल प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक्सेप्शंस ऑफ फोरसाइट बहुत हाई हैं, राइट? सो आई होप दीज थिंग्स आर प्रिटी क्लियर टू यू ऑल। हमने सारे केसेस समझे हैं, राइट? सो व्हाट आई कैन से इज़ कुछ कोर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि अराइज हुए हैं बिकॉज ऑफ द कंटेम्प्रेरी रोल ऑफ डिफेंसेस। तो 2 कोर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि सारे डिफेंसेस को गवर्न करते हैं। फर्स्ट इज फॉल्ट वर्सेस कंपेंसेशन। 20th सेंचुरी शिफ्ट ने कंपेंसेशन को फेवर किया है, इसलिए वॉलेंटाइन ऑनफिट इंजूरिया जैसे ऑल और नथिंग डिफेंसेस इरोड हो रहे हैं। मॉडर्न प्रेफरेंस जो है वो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पर थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ लॉस। When we talk about, let's say, another conflict which is public versus private loss allocation, तो यहाँ पर हम देखते हैं पब्लिक नेसेसिटी, इंडिविजुअल को अपना जो हार्म है खुद बियर करना पड़ता है कलेक्टिव बेनिफिट के लिए, विच मीन्स नो कंपेंसेशन। प्राइवेट नेसेसिटी में सेविंग एक्टर को कॉस्ट इंटरनलाइज करना पड़ता है, मतलब डैमेजेस पे करने पड़ते हैं ताकि इनोसेंट प्रॉपर्टी ओनर का कोई भी राइट है वो प्रोटेक्टेड रहे। कंपनसेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है इस केस में। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं, इन द प्रेजेंट टाइम्स किसी भी जनरल डिफेंस को सक्सेसफुली असर्ट करने के लिए डिफेंडेंट को एलिवेटेड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मीट करना पड़ता है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जेन्युइन अनअवॉइडेबिलिटी दिखाई, आपका जो फॉल्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो था, या फिर आपके पास एब्सोल्यूट लीगल जस्टिफिकेशन थी। ओके, सो व्हाट आई कैन से इज़ दैट किसी भी जनरल डिफेंसेस को सक्सेसफुली असर्ट करने के लिए डिफेंडेंट को एलिवेटेड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मीट करना चाहिए। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे थे। दिस हायर स्टैंडर्ड काइंड ऑफ ensures that justice is done not just to the defendant but also to the injured plaintiff, right? So thank you for being attentive and listening to this particular lecture. If you have any questions regarding the distinction between inevitable accident or act of God, or maybe you want to know the difference between public and private necessity, feel free to ask. You can write down in the comment section below all the doubts that you have. And I hope this was pretty clear to you all. And yeah, this is where we are going to wrap up our lecture. Stay tuned for the next lecture, and like, share, and subscribe to our YouTube channel, Legal Vidya.
Thank you so much.